अस्सलाम वालेकुम CSS एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी। दोस्तों, CSS इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन पेपर में नरेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिपीटेडली आस्क टॉपिक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच सिर्फ ग्रामर का हिस्सा नहीं, बल्कि ये आपकी सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग, टेंस कंट्रोल और लैंग्वेज क्लियरिटी को टेस्ट करता है। पिछले लेक्चर में हमने कॉम्प्रीहेंशन पैसेज सॉल्विंग स्टेप बाय स्टेप सीखा था, जहां अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्रेशन दोनों बहुत मैटर करती हैं। उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़रूर देखिए, क्योंकि नरेशन और कॉम्प्रीहेंशन दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं। आज के लेक्चर में हम डिटेल से समझेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है, उनके बेसिक रूल्स क्या हैं और CSS एग्ज़ाम्स में नरेशन को सही तरीके से कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। इस लेक्चर को गौर से फॉलो करें, क्योंकि नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन CSS में अक्सर स्कोरिंग होते हैं। सो दोस्तों, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि नरेशन होता क्या है, व्हाट इज़ नरेशन। सबसे पहले नरेशन का बेसिक आइडिया समझ लेते हैं। नरेशन का टॉपिक CSS इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि CSS पेपर्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पर रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। नरेशन रेफर्स टू द वे ऑफ रिपोर्टिंग व्हाट समवन हैज सेड। इस लाइन का मतलब ये है कि नरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी के कहे हुए अल्फाज को रिपोर्ट करते हैं। यानी जब कोई पर्सन कुछ बोलता है और हम उस बात को किसी तीसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं, तो उस रिपोर्टिंग के तरीके को नरेशन कहा जाता है। इसमें फोकस ये होता है कि बात को किस फॉर्म में प्रेजेंट किया जा रहा है। अब अगली लाइन देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ नरेशन की क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन की गई है। नरेशन दो बेसिक टाइप्स में डिवाइडेड है। डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीकर की बात को अपने वर्ड्स में कन्वे किया जाता है। CSS नरेशन क्वेश्चंस इन्हीं दोनों टाइप्स के कन्वर्जन पर बेस्ड होती है। अब अगली लाइन देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज essential फॉर सॉल्विंग CSS नरेशन क्वेश्चंस एक्यूरेटली। इस लाइन का कोर पॉइंट ये है कि सिर्फ डेफिनेशंस या रूल्स याद करना काफ़ी नहीं होता। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बीच क्लियर डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये डिफरेंस प्रॉपर्ली समझ में आ जाए, तो टेंस चेंज, प्रोनाउन चेंज और रिपोर्टिंग वर्ब का यूज़ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। इसी अंडरस्टैंडिंग की बेस पर CSS नरेशन क्वेश्चंस एक्यूरेटली सॉल्व किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इनको एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच नरेशन का वो टाइप होता है जिसमें स्पीकर के बिल्कुल एग्जैक्ट और ओरिजिनल वर्ड्स रिपोर्ट किए जाते हैं। इसमें स्पीकर की बात में कोई चेंज नहीं किया जाता। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच रिपोर्ट्स द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन। इस लाइन का मतलब ये है कि डायरेक्ट स्पीच में जो बात स्पीकर ने बोली होती है उसी फॉर्म में बिना किसी अल्टरेशन के लिखी जाती है। यानी टेंस, प्रोनाउन और सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहता है, जैसे स्पीकर ने ओरिजिनल सेंटेंस बोला होता है। अब अगली लाइन देखते हैं। द स्पीकर्स वर्ड्स आर प्लेस्ड इनसाइड कोटेशन मार्क्स। यहाँ एक इम्पोर्टेंट रूल एक्सप्लेन किया गया है। डायरेक्ट स्पीच में एक स्पीकर के वर्ड्स को कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा जाता है। कोटेशन मार्क्स का यूज़ इस बात को शो करता है कि ये वर्ड्स एग्जैक्टली स्पीकर के अपने अल्फाज हैं, ना कि रिपोर्टर के अपने वर्ड्स। जैसा कि एग्जाम्पल लिखा लिखा है,
ही सेड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस। अब एग्जाम्पल को समझते हैं। इस सेंटेंस में ही सेड रिपोर्टिंग पार्ट है, जबकि कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा हुआ सेंटेंस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ आई एम टेंस और प्रोनाउन बिल्कुल वैसे ही यूज हुए हैं जैसे स्पीकर ने ओरिजिनल बात की होगी। ये एग्जाम्पल क्लियरली शो करता है कि डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के वर्ड्स बिल्कुल अनचेंज रिपोर्ट किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले इनडायरेक्ट स्पीच का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन का वो टाइप होता है जिसमें स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड रिपीट नहीं किए जाते, बल्कि उनका मीनिंग अपने वर्ड्स में रिपोर्ट किया जाता है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहली लाइन है, इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्ट्स व्हाट समवन सेड विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स और कोटेशन मार्क्स। इस लाइन का मतलब ये है कि इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीकर की बात का सेंस और मीनिंग कन्वे किया जाता है, लेकिन उसके बिल्कुल ओरिजिनल वर्ड्स यूज नहीं होते। इसी वजह से इनडायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स का यूज नहीं होता, क्योंकि यहाँ बात पैराफ्रेज्ड फॉर्म में लिखी जाती है। अब अगली लाइन देखते हैं। द टेंस, प्रोनाउंस एंड टाइम एक्सप्रेशंस आर यूजुअली चेंज्ड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल्स। यहाँ इंपॉर्टेंट रूल एक्सप्लेन किए गए हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस, प्रोनाउंस और टाइम एक्सप्रेशंस अक्सर चेंज कर दिए जाते हैं। ये चेंज इसलिए होता है ताकि सेंटेंस रिपोर्टिंग के कॉन्टेक्स्ट के साथ लॉजिकली फिट हो जाए। यानी आई अक्सर ही शी में चेंज होता है, प्रेजेंट टेंस पास्ट में शिफ्ट होता है और टाइम एक्सप्रेशंस भी सिचुएशन के मुताबिक एडजस्ट किए जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल है, ही सेड दैट ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस। अब एग्जाम्पल को समझते हैं। इस सेंटेंस में कोटेशन मार्क्स नहीं है, जो ये शो करता है कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस को ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस में कन्वर्ट किया गया है। यहाँ आई प्रोनाउन ही बन गया है। एम प्रिपेयरिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया है। ये एग्जाम्पल क्लियरली शो करता है ये कि इनडायरेक्ट स्पीच में एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं, बल्कि उनका मीनिंग प्रॉपर ग्रामेटिकल रूल्स के साथ रिपोर्ट किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ बेसिक रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले ओवरऑल आइडिया समझ लेते हैं। जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है तो कुछ बेसिक और फिक्स्ड रूल्स फॉलो किए जाते हैं। ये रूल्स सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट और लॉजिकली एक्यूरेट बनाते हैं। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहला रूल लिखा गया है, चेंज ऑफ टेंस। प्रेजेंट टेंस यूजुअली चेंजेस इन टू पास्ट टेंस व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट। इस रूल का मतलब ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जैसे सेड या टोल्ड, तो जो वर्ब डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट टेंस में होता है वो अक्सर पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये चेंज टाइम रेफरेंस को लॉजिकली मेंटेन करता है ताकि सेंटेंस नेचुरल और कंसिस्टेंट लगे। दूसरा रूल है चेंज ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ प्रोनाउंस के रूल्स को एक्सप्लेन किया गया है। डायरेक्ट स्पीच में जो प्रोनाउंस यूज होते हैं वो स्पीकर के पर्सपेक्टिव से होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउंस रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के मुताबिक एडजस्ट किए जाते हैं। इस तरह सेंटेंस का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर और करेक्ट रहता है। अब तीसरा रूल है रिमूवल ऑफ कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स आर रिमूव्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच।
इस लाइन का सिंपल मतलब ये है कि इनडायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स यूज़ नहीं किए जाते, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट वर्ड्स रिपीट नहीं हो रहे, बल्कि उनका मीनिंग रिपोर्ट किया जा रहा होता है। कोटेशन मार्क्स सिर्फ डायरेक्ट स्पीच का फीचर होते हैं। अब चौथा रूल है यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट कंजक्शंस दैट इज़ कॉमनली यूज्ड इन स्टेटमेंट्स। इस रूल के मुताबिक इनडायरेक्ट स्पीच में स्टेटमेंट सेंटेंसेस के लिए अक्सर दैट का यूज़ किया जाता है। ये कंजक्शन रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्टेटमेंट के दरमियान स्मूथ कनेक्शन क्रिएट करता है। इससे सेंटेंस फ्लो में आता है और मीनिंग क्लियर हो जाता है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चेंज ऑफ टेंस। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि नरेशन में टेंस चेंज एक कोर कॉन्सेप्ट है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो डायरेक्ट स्पीच का टेंस अक्सर एक स्टेप पीछे चला जाता है। इसे बैक शिफ्टिंग ऑफ टेंस भी कहते हैं। अब हम हर टेंस को सेपरेटली समझते हैं। प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में बदल जाता है, जैसे कि आई वर्क हार्ड तो बन जाएगा ही सेड दैट ही वर्क हार्ड। इस केस में डायरेक्ट स्पीच का वर्ब प्रेजेंट सिंपल में है, यानी एक्शन रूटीन का जनरल फैक्ट शो कर रहा है। जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट में आ गया तो प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर दिया गया। इससे सेंटेंस का टाइम रेफरेंस लॉजिकली मैच हो जाता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, जैसे कि आई एम रीडिंग से हो गया ही सेड दैट ही वाज रीडिंग। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऑनगोइंग एक्शन शो करता है। इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त इस ऑनगोइंग एक्शन को पास्ट कंटिन्यूअस बना दिया जाता है, ताकि ये क्लियर हो कि एक्शन पास्ट के किसी मूवमेंट में चल रहा था। एम या इज डायरेक्टली वॉज में चेंज हो जाता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है, जैसे कि आई हैव फिनिश्ड का बन गया ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कंप्लीटेड एक्शन के लिए होता है, जिसका इफेक्ट प्रेजेंट से लिंक्ड होता है। नरेशन में जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में शिफ्ट कर दिया जाता है। इससे एक्शन का कंप्लीशन पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में क्लियर हो जाता है। अब पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाता है, जैसे कि आई रोट अ लेटर का बन गया है ही सेड दैट ही हैड रिटन अ लेटर। इस रूल में पास्ट सिंपल को एक स्टेप पीछे ले जाया जाता है, यानी पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसका पर्पस ये होता है कि दो पास्ट एक्शंस के दरमियान सीक्वेंस क्लियर रहे। पास्ट परफेक्ट ये शो करता है कि एक्शन रिपोर्टिंग से पहले कंप्लीट हो चुका था। इस तरह नरेशन में टेंस टेंस का बेसिक लॉजिक ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस एक डिग्री पीछे शिफ्ट हो जाता है, ताकि सेंटेंस ग्रामेटिकली और लॉजिकली एक्यूरेट रहे। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस वर्ड्स। सबसे पहले ये बात समझ लेते हैं कि नरेशन में सिर्फ टेंस ही चेंज नहीं होता, बल्कि टाइम और प्लेस से रिलेटेड वर्ड्स भी चेंज होते हैं। ये चेंज इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में बात स्पीकर के वक्त और जगह से शिफ्ट हो जाती है, जैसे कि नाउ से देन। नाउ प्रेजेंट मोमेंट को शो करता है। जब सेंटेंस इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होता है तो वो प्रेजेंट मोमेंट नहीं रहता, इसीलिए नाउ को देन में चेंज कर दिया जाता है, ताकि पास्ट रेफरेंस क्लियर हो जाए और टुडे का दैट डे हो जाता है।
टुडे करंट डे को रेफर करता है, लेकिन नरेशन में रिपोर्टिंग पास्ट में होती है। इसी वजह से टुडे को दैट डे में बदला जाता है, ताकि वो दिन क्लियरली पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में आ जाए। और टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदल जाता है। टुमारो फ्यूचर का सेंस देता है, लेकिन जब ये बात पास्ट में रिपोर्ट होती है तो फ्यूचर का डायरेक्ट रेफरेंस चेंज हो जाता है। इसीलिए टुमारो को द नेक्स्ट डे कहा जाता है, जो नरेशन के टाइम से आने वाले दिन को शो करता है। और यस्टरडे को द प्रीवियस डे, यस्टरडे स्पीकर के करंट डे से पहले का दिन होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में ये रेफरेंस शिफ्ट हो जाता है, इसीलिए यस्टरडे को द प्रीवियस डे में कन्वर्ट करते हैं, ताकि टाइम रिलेशन बिल्कुल क्लियर रहे। और हेयर को देयर में बदल दिया जाता है। हेयर स्पीकर की करंट लोकेशन को शो करता है। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बात रिपोर्ट करते हैं तो लोकेशन भी चेंज हो जाती है, इसीलिए हेयर को देयर में बदला जाता है। और दिस को दैट में बदल दिया जाता है। दिस किसी करीब चीज़ को रेफर करता है। नरेशन में जब कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है तो वो चीज़ करीब नहीं रहती, इसी वजह से दिस को दैट में कन्वर्ट किया जाता है। करेक्ट यूज़ ऑफ दीज चेंजेस सीएसएस नरेशन क्वेश्चंस में बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि अगर टेंस सही हो लेकिन टाइम और प्लेस वर्ड्स गलत हों तो सेंटेंस ग्रामेटिकल होने के बावजूद मीनिंग वाइज इनकरेक्ट हो जाता है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सॉल्व एग्जांपल्स सीएसएस स्टाइल। सबसे पहले हम पहला एग्जांपल देखते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, जैसे कि शी सेड आई विल अपीयर इन सीएसएस नेक्स्ट ईयर। यहाँ डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर अपनी बात एग्जैक्ट वर्ड्स में कह रही है। सेंटेंस में विल फ्यूचर टेंस शो कर रहा है और नेक्स्ट ईयर फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। अब इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में है शी सेड दैट शी वुड अपीयर इन सीएसएस द नेक्स्ट ईयर। यहाँ विल को वुड में चेंज किया गया है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट में है, इसीलिए फ्यूचर टेंस भी एक स्टेप बैक चला जाता है। प्रोनाउन चेंज भी नोटिस करो, आई को शी में चेंज किया गया, क्योंकि बात अब स्पीकर के बजाय रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से हो रही है। टाइम एक्सप्रेशन में भी चेंज आया, नेक्स्ट ईयर को द नेक्स्ट ईयर में कन्वर्ट किया गया, ताकि नरेशन का टाइम रेफरेंस क्लियर रहे। अब दूसरा एग्जांपल है ही सेड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। यहाँ डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट स्टेट शो हो रही है। आई एम प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। ही सेड दैट ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट। यहाँ एम को वाज में चेंज किया गया है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसीलिए प्रेजेंट टेंस पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोनाउन चेंज फिर से ऑब्जर्व करो, आए ही में बदल गया, क्योंकि नरेशन हमेशा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के मुताबिक होती है। इस तरह दोनों एग्जांपल्स क्लियरली दिखाते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस, प्रोनाउन और टाइम एक्सप्रेशंस रूल्स के मुताबिक चेंज होते हैं, ताकि सेंटेंस ग्रामेटिकली और लॉजिकली करेक्ट रहे। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स और उन्हें अवॉइड करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि नरेशन में स्मॉल मिस्टेक्स भी सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए मार्क्स डिडक्शन का रीज़न बन सकती हैं। इसीलिए कॉमन मिस्टेक्स को पहचानना और उससे बचना बहुत ज़रूरी है। अब हम इन मिस्टेक्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली मिस्टेक है फॉरगेटिंग टू चेंज टेंस। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। कई स्टूडेंट्स टेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में शिफ्ट नहीं करती। जैसे आई एम रीडिंग को रिपोर्ट करते वक्त
वो प्रेजेंट में ही लिख देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो टेंस चेंज करना ज़रूरी है, वरना सेंटेंस लॉजिकली और ग्रामेटिकली गलत हो जाता है। अब अगली मिस्टेक है इनकरेक्ट प्रोनाउन एडजस्टमेंट। दूसरी कॉमन मिस्टेक प्रोनाउंस के साथ होती है। डायरेक्ट स्पीच का आई या वी को इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के मुताबिक एडजस्ट करना होता है। गलत प्रोनाउन यूज़ करना सेंटेंस का मीनिंग कंफ्यूज कर देता है और मार्क्स लूज होने का सबब बनता है। अब अगली मिस्टेक है यूजिंग कोटेशन मार्क्स इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स का यूज़ नहीं होता। कई स्टूडेंट्स गलती से स्पीकर के वर्ड्स को कोटेशन मार्क्स में रख देते हैं, जो सीएसएस में इनकरेक्ट है। इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ड्स पैराफ्रेज होते हैं, इसीलिए कोटेशन मार्क्स हटा देना चाहिए। अब अगली मिस्टेक है इग्नोरिंग टाइम एंड प्लेस चेंजेस। टाइम और प्लेस वर्ड्स को इग्नोर करना भी कॉमन मिस्टेक है, जैसे नाउ को देन, हेयर को देयर, टुडे को देयर डे। ये छोटे चेंजेस भी सेंटेंस को लॉजिकल फ्लो और मीनिंग को मेंटेन करने के लिए इसेंशियल है। इन्हें इग्नोर करना मार्क्स लॉस लॉस का रीज़न बन सकता है। अवॉइडिंग दीज मिस्टेक्स सीएसएस नरेशन में स्कोर सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि टेंस, प्रोनाउंस, टाइम या प्लेस और कोटेशन रूल्स प्रॉपरली फॉलो करने से आंसर प्रिसाइज, एक्यूरेट और एग्जामिनर फ्रेंडली हो जाता है। दोस्तों, ये था हमारा लेक्चर नंबर 26, नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आज हमने सीखा कि नरेशन सिर्फ सिर्फ टेंस सेंटेंसेस कन्वर्ट करना नहीं, बल्कि बल्कि टेंस, प्रोनाउन और मीनिंग को सही तरीके से बैलेंस करना होता है। अगर आप नरेशन के बेसिक रूल्स को क्लियर कर लें तो सीएसएस इंग्लिश पेपर में ये टॉपिक एक बहुत ही स्कोरिंग एरिया बन जाता है। इस लेक्चर की प्रैक्टिस ज़रूरी करें और पिछले लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे भी दोबारा देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 27 होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कंप्लीट रूल्स एंड सीएसएस लेवल एग्जांपल्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।